अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लेक्चर 789 जो कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स का है और दिस इज़ अबाउट फाइन स्ट्रक्चर्स और इसमें सारे के सारे फाइन स्ट्रक्चर के बारे में ही करेक्शंस को बताया गया है। सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि फाइन स्ट्रक्चर्स या फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। फाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ एनर्जी लेवल्स फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एनर्जी लेवल्स क्या होता है। सेकेंडली हम देखेंगे कि किस तरह की करेक्शंस जो कि रीज़न भी होते हैं इन फाइन स्ट्रक्चर्स के आने की वो देखेंगे, जो कि 5 काइंड ऑफ रीजंस होंगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फाइन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, देन मैं वो 5 रीजंस को मेंशन करूँगी और देन हम एक एक करते हुए सारी की सारी डेरिवेशन करेंगे और स्ट्रिक्टली जो सर ने फॉलो किया है उसको करते हुए। तो जब हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम अंडर हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर्स या माइक्रोस्कोप्स के थ्रू स्टडी किया जाता है तो ये देखा जाता है कि कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस जो हाइड्रोजन एटम की पहले सिंगलेट की तरह हमें नज़र आ रही थी, क्योंकि वो हाई रेजोल्यूशन नहीं था तो वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा था बिटवीन टू क्लोजली स्पेस वेवलेंथ। तो कुछ ऐसी थी जिनमें ये फाइन मतलब बहुत स्मॉल स्पेसिंग पाई गई थी बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स और ये डबलेट की फॉर्म में आ रही थी। डबलेट में एक सिंगल लाइन 2 लाइंस में स्प्लिट अप हो गई थी और इस स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल को दिस स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स इज नोन एज द फाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो दिस वाज वन ऑफ द इनिशियल ऑब्जर्वेशन जो कि जिसने ये पॉइंट किया या फिर सबसे पहला इशू जो क्रिएट हुआ टुवर्ड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वन ऑफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी जिसमें हमने देखा कि एक सिंगलेट लाइन डबलेट में चेंज हो गई है। ठीक है, इवन हाइड्रोजन एटम के लिए भी। इससे पहले हम स्प्लिटिंग से नॉन थे, हमें पता था कि जीमन इफ़ेक्ट के अंडर स्प्लिटिंग होती है, लेकिन जीमन इफ़ेक्ट के लिए भी एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करना पड़ता है। अगर एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड हो तो एक एल स्टेट, लेट्स से एल इज इक्वल टू 1 स्टेट है, उसके हम जानते हैं कि 3 ओरिएंटेशन इन स्पेस है, दिस इज़ +1 -1 और 0। तो इस तरह की स्प्लिटिंग को तो देखी जा सकती है। एल इज इक्वल टू 0 के लिए 1, तो ये ट्रांजिशन इस तरह से हम देख सकते हैं वो सिलेक्शन रूल के बेस पे कि क्या क्या हो सकती हैं। इसके लिए भी ज़रूरी है कि एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की जाए एटम के ऊपर। लेकिन इन दैट केस जब ये ऑब्जर्वेशन ली गई तो ये विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड की गई थी। तो देयर वाज नो रीज़न कि ये स्प्लिटिंग होती ड्यू टू दिस स्पेशली। ठीक है, जीमन इफ़ेक्ट जो कि पहले से वेल नोन था या स्टार्क इफ़ेक्ट, उन सब के बेस पे ये बिल्कुल भी स्प्लिटिंग नहीं हो सकती थी। सबसे पहले जिनका रेफरेंस सर के लेक्चर में भी है वो लेमन सीरीज़ का अल्फ़ा लाइन है और बामर सीरीज़ का अल्फ़ा लाइन है। तो बामर सीरीज़ का जो फर्स्ट लाइन होती है उसे एच अल्फ़ा का नाम देते होते हैं। फर्स्ट लाइन बामर सीरीज़ आर ऑब्टेन व्हेन द ट्रांजिशन फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू n इज इक्वल टू 2 अकर्स। के हायर ऑर्बिट में से किसी भी ऑर्बिट में से फाइनल डेस्टिनेशन n इक्वल्स टू सेकेंड ऑर्बिट होना चाहिए। तो उससे जो सीरीज़ मिलती है उसे बामर सीरीज़ कहते हैं। उसका एच अल्फ़ा लाइन इज़ व्हेन द क्लोजेस्ट मोस्ट ऑर्बिट में से ट्रांजिशन हो, मीन्स क्लोजेस्ट मोस्ट n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या हो सकता है 3 हो सकता है। तो n इज इक्वल टू 3 से 2 में जब ट्रांजिशन होगी तो एच अल्फ़ा लाइन हमें मिलती है। और इसी तरह लेमन सीरीज़ इज ऑब्टेन व्हेन हायर ऑर्बिट से ट्रांजिशन हो और फाइनल डेस्टिनेशन 1 हो, फर्स्ट ऑर्बिट हो। तो अल्फ़ा लाइन मीन्स नियरेस्ट मोस्ट विच इज़ 2। तो 2 से अगर 1 तक की ट्रांजिशन हो तो लेमन अल्फ़ा लाइन मिलती है और एच अल्फ़ा लाइन मिलती है व्हेन 3 से 2 तक की ट्रांजिशन हो, और ये बामर सीरीज़ की रिप्रेजेंटेशन है। ये जो एच अल्फ़ा, एच बीटा, एच गेमा, ये एच से जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं ये सारे बामर सीरीज़ के लिए किए जाते हैं। तो ये इन ट्रांजिशंस में स्पेशली देखा गया तो इसके सिंगलेट नहीं था बल्कि डबलेट हमें मिले हैं, इनमें स्पेशली देखा गया था। तो श्रोडिंगर इक्वेशन में इन सब की कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके बिल्कुल स्टार्ट में, लेक्चर के स्टार्ट में आपको मिलेगा कि बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल्स को डिफाइन किया जाता है, विच आर me4 32 पाई स्क्वेयर ई नॉट स्क्वेयर एच कर स्क्वेयर एन स्क्वेयर। ठीक है, और जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -r h/k
एन स्क्वायर, ये एनर्जीज़ मिलती हैं हमें अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, और यही इसी तरह की एनर्जीज़ हमें मिलती हैं श्रोडिंगर मॉडल के अकॉर्डिंग भी, और इसी तरह की एनर्जीज़ हमें उस केस में भी मिलती हैं। दोनों में डिफरेंस जो है रेडियल फंक्शंस का आता है, और सारी ये जो फंक्शंस होते हैं उन पे आता है कि अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल जो रेडियल डिपेंडेंस है वो कुछ इस तरह की है, ठीक है। फिक्स्ड रेडियाई हैं और वो सारे के सारे सिर्फ क्वांटम नंबर n पे डिपेंड करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर मॉडल जो रेडियल फंक्शन है वो n और l दोनों पे डिपेंड कर रहा होता है, और l इसका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। तो और ये बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं है, प्रोबेबिलिस्टिक हैं, और प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, और ये n इज इक्वल्स टू 1 के लिए बोहर एटॉमिक मॉडल, r इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू a0 जो कि बोहर रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम बनता है। इसके लिए अगर हम रेडियल फंक्शन की ग्राउंड स्टेट को फाइंड आउट करें और उसका मोस्ट प्रोबेबिलिस्टिक रेडियाई फाइंड आउट करें, तो वो ग्राउंड स्टेट के लिए इस चीज़ को सेटिस्फाई करता है जो बोहर ने प्रेडिक्ट किया। लेकिन इसके अलावा भी प्रोबेबल हैं, ये बस मोस्ट प्रोबेबिलिस्टिक है ये अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर मॉडल। तो ये सारी चीज़ें उसमें की जाती हैं, और उसमें एनर्जी टर्म जो है हमें इस तरह की मिलती है, और इस तरह की एनर्जी टर्म यहाँ पे रेडियस बेशक यहाँ पे इसका श्रोडिंगर मॉडल में अगर देखें, श्रोडिंगर मॉडल क्योंकि वो मोस्ट एक्यूरेट है देन बोहर मॉडल, तो अगर हम श्रोडिंगर मॉडल की भी बात करें तो जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो एल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो सिर्फ एन पे ही डिपेंड करती है। तो इट मीन्स तमाम वो ऑर्बिट्स जिनमें एन वैल्यू सेम है उन सब की एनर्जी भी सेम होगी, ठीक है। इसमें आप सब शेल्स भी आते हैं ना, डिफरेंट एल वैल्यूज़ आती हैं, वो सारे के सारे सब शेल जो एल वैल्यूज़ पे और एम वैल्यूज़ पे कंसिस्ट कर रहे होंगे उन सब की इट मीन्स कि वो डीजनरेट होंगे, डीजनरेट मीन्स सबके सेम एनर्जी होगी अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर। लेकिन हम जब ये इनकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड, नेचुरली सिस्टम है, फिर भी हमें पता चल रहा है कि इट सीम्स लाइक कि एनर्जी इन डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एल के लिए सेम नहीं है, ठीक है। इट सीम्स लाइक कि एनर्जी सिर्फ एन पे डिपेंडेंट नहीं है, या फिर कुछ और इन्फ्लुएंसेस हैं जिन्हें हमने ऐड नहीं किया, जिन्हें हम पर्टर्बेशन कह सकते हैं किसी फॉर्म की, कि श्रोडिंगर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन सिर्फ तब वैलिड है जब सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रही हो बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। लेकिन और तरह की इंटरेक्शंस भी पॉसिबल हो सकती हैं, जिनमें सबसे पहली इंटरेक्शन जो प्रपोज की गई दैट वाज स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, और इसे स्पिन ऑर्बिट करेक्शन कहते हैं, SO करेक्शन, ठीक है। ये सबसे पहले करेक्शन की गई थी, और इस वीडियो में हम स्पिन ऑर्बिट करेक्शन को करेंगे। इसके अलावा जो करेक्शंस हैं वो होंगी रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन करेक्शन, ठीक है। ये एक एनर्जी करेक्शन की जाएगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। और थर्डली स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इंक्लूड की जाएगी प्रोटॉन की, ठीक है। और जिस तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए किया गया उसी तरह प्रोटॉन के लिए स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को इन्वॉल्व किया जाएगा। ये थर्ड करेक्शन है। और इसके अलावा फोर्थ करेक्शन जो है हाइपर फाइन स्ट्रक्चर के लिए बनता है। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर मीन जो कि बहुत ही स्मॉल हो। तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पिन ऑफ प्रोटॉन के दरमियान की जो इंटरेक्शन से स्प्लिटिंग होती है उसके हवाले से ये करेक्शन है जो कि हाइपर फाइन स्ट्रक्चर के अंडर आती है। और फिफ्थली जो कि जिसका बहुत स्मॉल पार्ट एडिड है ये लैम्प शिफ्ट है। तो जो मोस्ट डिटेल्ड हैं वो ये 3 से 4 ही हैं जो कि जल्दी से हो जाएंगे। तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी कह सकते हैं या फिर इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। तो हम इनको बारी बारी करते हैं। सो नंबर 1 करेक्शन इज स्पिन ऑर्बिट करेक्शन जो कि इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। स्पेसिंग या फिर जो देखी जाती है कि कितने ज़्यादा डबलेट की स्प्लिटिंग होती है, तो वो इसका जो रेशो होता है वो 10⁻⁻⁴ के करस्पॉन्डिंग होता है। मतलब बहुत
क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। स्पिन ऑर्बिट करेक्शन को स्टार्ट करते हैं। स्पिन ऑर्बिट करेक्शन के लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम के होने का आइडिया कहाँ से आया था? तो स्टर्न एंड गेरलैक एक्सपेरिमेंट जब किए गया था, ठीक है, उसमें क्लियर शहादत मिल रही थी। स्टर्न गेरलैक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सिल्वर एटम्स को ग्राउंड स्टेट में, और ग्राउंड स्टेट में सिल्वर एटम के आउटरमोस्ट शेल में एस ऑर्बिटाल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जिसका एल कंपोनेंट हेंस ज़ीरो होता है। ठीक है, एस ऑर्बिटाल में अगर वो है तो हेंस नो स्प्लिटिंग ड्यू टू एम वैल्यूज़, और कोई भी जीमन इफेक्ट आपको नहीं मिलना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि और एक इलेक्ट्रॉन था इसके आउटरमोस्ट शेल में। जब सिल्वर एटम्स को उन्होंने बम्बार्ड किया ऑन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उन्होंने देखा कि सिल्वर एटम टू एक्सट्रीम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, उनकी स्प्लिटिंग फिर भी हुई, और वो स्प्लिटिंग फिर उसकी रीज़न वही स्पिन एंगुलर मोमेंटम के थ्रू एक्सप्लेन की बाय ओलंपिक एंड गोल्डस्मिथ। ओके, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन्स के पास एक इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम मौजूद है, जिसका ताल्लुक उसकी किसी भी तरह की मोशन से नहीं है, बल्कि वो उसको इंट्रिंसिकली उसके वजूद में आते ही उसको मिल जाता है। इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि उसका पाथ ऐसा है जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में, क्योंकि वो इस तरह की मोशन हम कहते हैं कि है जिसकी वजह से वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रखता है। रीज़न हम देते हैं कि इस रीज़न की वजह से, इस मोशन की वजह से उसके पास ही मोमेंटम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास विदाउट एनी रीज़न ऑफ मोशन ये उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता ही होता है। तो इन्होंने उस चीज़ को स्पिन एंगुलर मोमेंटम को प्रपोज किया फॉर इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग दिस स्टर्न गेरलैक एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू फिर ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम मौजूद होता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम मौजूद होता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम में हेंस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी मौजूद होगा। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड हेंस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी इनके पास एसोसिएटेड मौजूद होगा, जिसे हम म्यू एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके एक्सप्रेशन वगैरह हम थोड़े टाइम के बाद करेंगे। सर ने जिस पैटर्न से सारी चीज़ें करवाई हैं मैं वैसे ही कराऊंगी। तो इसमें अभी स्टार्टिंग में हमने देख लिया स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं, करेक्शन के स्टार्ट में हमने कहा कि स्टर्न गेरलैक एक्सपेरिमेंट से हिंट्स लेते हुए ओलंपिक एंड गोल्डस्मिथ ने प्रपोज किया स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन, और हैंस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद देम। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होने का मतलब क्या होता है? अगर किसी पार्टिकल के पास नॉन ज़ीरो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, इट मीन्स दैट इट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड या फिर अफेक्टेड बाय सम अदर मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, तो अगर आपके एक पार्टिकल है जिसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट नॉन ज़ीरो है, तो इट मीन्स जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके रीजन में मौजूद होगी या इस पर एक्ट करेगी तो इसकी एनर्जी चेंज होगी। ये इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से इन्फ्लुएंस्ड होगा। ठीक है, अगर इसकी मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो होता या इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो होता, सो इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो होता तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इसके साथ एसोसिएटेड है, और ऑब्वियसली ऑर्बिटल भी होता है। लेकिन हम देख चुके हैं कि ऑर्बिटल मोमेंटम अगर हम लेट्स से ज़ीरो भी ले लें फिर भी ये स्प्लिटिंग मिलती है। ठीक है, ऑर्बिटल की वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन यहाँ पे जो ज़रूरत पड़गी वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की थी, हेंस हमने सिर्फ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को ही यहाँ पे कंसीडर किया है। तो इसकी ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्पिन एंगुलर मोमेंटम तो इलेक्ट्रॉन का हेंस है, लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है जो कि एक एटम के अंदर पहले से ही मौजूद है, जो इस पर अंदर इस पर एक्ट कर रही है। क्योंकि बाहर से एक्सटर्नली तो हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड इस पर अप्लाई नहीं की, तो ये कहाँ से आ रही है, इसका सोर्स क्या है? तो सोर्स इसका ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ रेडियस आर। यहाँ पे बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो फिक्स्ड रेडियस वगैरह है वही चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं जस्ट फॉर दिस सिंप्लिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स द न्यूक्लियस इन अ रेडियस आर
और अगर इलेक्ट्रॉन के रेस्ट फ्रेम में देख लें कि न्यूक्लियस के हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखें तो न्यूक्लियस इसके गिर्द घूम रहा है। ठीक है, हम ये अल्टरनेटिवली कह सकते हैं। तो हमें पता है कि मूविंग जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं जब वो मूव करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और उन मैग्नेटिक फील्ड्स का जो एम्पलीट्यूड जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ गिवन बाय बायर सेवरेट लॉ विच इज़ म्यू नॉट टाइम्स आई ओवर 4 पाई। और यहाँ पे जो सर ने मेथड यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग dl क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब, ठीक हो गया। तो ये इसकी डायग्राम इसी तरह की ही बनती है। ओके, तो ये अगर हम ये ऐसे भी इसकी फॉर्म कर सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को एज सेंटर बना दें, ठीक है, और न्यूक्लियस इसके गिर्द ऐसे घूम रहा है इन अ रेडियस r। ओके, तो इसमें हम यहाँ पे फिर इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये b इक्वल्स म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई है, ठीक है, और ये क्लोज्ड इंटेग्रल होता है। क्लोज इंटेग्रल मतलब हम देख लेंगे dl है तो dl के साथ dt डिवाइड भी कर देते हैं और एक dt यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो क्रॉस r वेक्टर डिवाइड बाय r क्यूब, तो ये म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई, और इसको हम यहाँ पे ये dl बाई dt यहाँ पे स्पीड होगी और यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस r वेक्टर डिवाइड बाय r क्यूब dt, और ये जो इंटेग्रल की लिमिट्स हैं dt ये हैं फ्रॉम 0 टू कैपिटल T इज़ द टाइम पीरियड। तो ये हम देखते हैं कि क्या है, तो ये v क्रॉस r बाय r क्यूब ये बाहर आ जाएगा और ये सिर्फ dt पे अप्लाई हो जाएगा, और ये म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई v क्रॉस r ओवर r क्यूब, यहाँ पे t आ जाएगा। ओके, एज टाइम पीरियड। तो अब हम देखते हैं कि करंट क्या बनता है, ठीक है, इस करंट लूप का, और t टाइम पीरियड क्या बनता है। तो टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन ओमेगा इक्वल्स 2 पाई f होता है। तो यहाँ पे f पता है हमें कि 1/t के इक्वल होता है, तो t की वैल्यू चाहिए तो 2 पाई बाय ओमेगा वो हो जाएगी। ओके, और इसके अलावा अगर I देखें तो I इज़ द चार्ज ओवर टाइम, ठीक है, चार्ज यहाँ पे जो मूव कर रहा है इज़ द दिस वन चार्ज ऑन न्यूक्लियस विच इज़ z टाइम्स e डिवाइडेड बाय कैपिटल T। तो यहाँ पे वैसे अगर हम सिर्फ ये भी पुट कर दें तो यहाँ पे t कैंसिल हो जाएगा, लेकिन सर ने क्योंकि कैपिटल t की वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा पुट की है तो जस्ट फॉर दोज जो बिल्कुल वही फॉलो करना चाहते हैं तो उनके लिए ये मैं एडिशनल स्टेप, तो t की जगह यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2 पाई बाय ओमेगा। ये मैं क्या कर रही हूँ, ये सॉरी म्यू नॉट ओवर 4 पाई, आई की जगह जी ई बाय 2 पाई बाय ओमेगा आएगा, तो यहाँ पे v क्रॉस r बाय r क्यूब, और यहाँ पे 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये 2 पाई बाय ओमेगा और ये कैंसिल, और यहाँ पे बच गया जी ई म्यू नॉट ओवर 4 पाई r क्यूब v क्रॉस r एंड दिस इज़ b। और यहाँ पे अगर हम एक चीज़ करें कि m को मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, ये डिवाइड कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्वांटिटी जो है mvr यू ऑल नो कि ये है एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन चुका है b फील्ड का जो कि न्यूक्लियस जनरेट कर रहा है और जो कि एक्ट कर रहा है या इंटरेक्ट कर रहा है विद द स्पिन एंगुलर मोमेंटम या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और अब हम अगर रेफरेंस फ्रेम को शिफ्ट कर दें और न्यूक्लियस से शिफ्ट कर दें टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस फ्रेम में कि न्यूक्लियस अब रेस्ट पे है इफ़ेक्टिवली, और ऐसा होता भी है क्योंकि न्यूक्लियस हैवियर होता है तो वो ज़्यादा मूव नहीं कर रहा होता, ज़्यादा उसकी मोशन नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रॉन क्वाइट लाइटर एटम होता है तो वही ज़्यादातर मूव कर रहा होता है। तो इसको हम एज रेस्ट फ्रेम ले लेते होते हैं, तो इसकी मोशन को निगलेक्ट कर देते हैं, तो इसे न्यूक्लियर फ्रेम कहा जा सकता है। और जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हैवियर एलिमेंट की तरफ शिफ्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे सेंटर ऑफ मास फ्रेम भी न्यूक्लियर फ्रेम को ही अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है।
इफ़ न्यूक्लियस इज़ क्वाइट हैवी। तो यहाँ पे जब हम न्यूक्लियर फ्रेम से अब शिफ्ट करें इलेक्ट्रॉन फ्रेम में, तो यहाँ पे थॉमस फैक्टर जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, विच इज़ थॉमस फैक्टर इज़ 1/2। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय दिस अपर वैल्यू दैट वी गॉट फॉर magnetic field of the nucleus, and we get ZE mu naught L vector divided by 8 pi m r cube. So this is the value of P. Now this is the magnetic field in the rest frame of nucleus. पहला हमने रेस्ट फ्रेम लिया था इलेक्ट्रॉन का, रेस्ट फ्रेम मीन फ्रेम जिसको कंसीडर कर लिया जाए, और जिसको कंसीडर कर लिया जाए एज रेफरेंस उसे हम रेस्ट ही कहते हैं ना कि वो रेस्ट में है। तो यहाँ पे रेस्ट फ्रेम ऑफ न्यूक्लियस के लिए जो बी फील्ड क्रिएट होती है वो ये होती है। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड तो कैलकुलेट कर ली ही है, अब हमें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए जिसके साथ ये इंटरेक्ट करेगा, और फिर हम जब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर लेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन, फिर हम मैग्नेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे जो कि अपीयर होती है या फिर इलेक्ट्रॉन को मिलती है आफ्टर दैट इंटरेक्शन। तो उसके लिए हमें पता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका फॉर्मूला होता है I टाइम्स A, वेयर I इज़ द करंट एंड A इज़ द एरिया ऑफ द लूप दैट इट क्रिएट्स। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स मूव कर रहा है इन अकॉर्डिंग्स टू बोहर मॉडल, जो हमने क्योंकि बोहर मॉडल को ही कंसिडर किया है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है इन अ रेडियस ऑफ r। तो इन सर्कुलर ऑर्बिट्स का रेडियस क्या होता है πr²। ऑलराइट, तो ये इसका तो πr² आ गया। करंट क्या होता है, करंट इज चार्ज ओवर टाइम। तो यहाँ पे टाइम अभी अभी हमने देखा था कि 2π/ω हमने लिया था। तो ओमेगा फर्दर ऑन अगर हम देखें तो v = r⍵। सर्कुलर रिलेशंस हमें पता है, तो ओमेगा यहाँ से निकालना चाहें तो ये r इधर आ जाएगा, ओमेगा ये, तो ये t जो है जो कि 2π/ω था, इसमें अगर हम ये ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पे v और ऊपर जाएगा r, v नीचे चला जाएगा ऊपर, ये आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ये ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे q क्या है, q इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन अपीयर होगा, एंड यहाँ पे 2πr और ऊपर जाएगा v, एंड यहाँ पे πr², पाई एंड पाई कैंसल्स, एक r और एक यहाँ पे r कैंसिल, तो यहाँ -e/2 VR, और हम m को यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये जो ऊपर mVr बन जाता है उसकी जगह हम L लिख देते हैं, ओके, और ये E/2m। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे जहन में रखें, यहाँ पे हमने ऑर्बिटल मोशन लिया ना, तो यहाँ पे इसलिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आया है। अब ये -EL/2m, तो ये फिर सिमिलरली कहा गया कि जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी इसी तरह का ही होगा इलेक्ट्रॉन का, और दैट विल बी इक्वल टू -ES/2m। लेकिन बाद में चेकआउट किया गया एक्सपेरिमेंटली, एंड ये देखा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक करेक्शन फैक्टर जो कि गायरो मैग्नेटिक रेशो जो कहलाता है फॉर इलेक्ट्रॉन्स, वो भी मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज़ GS इस क्वांटिटी के साथ। ये क्लासिकली ये प्रिडिक्टेड है, ये हमने क्लासिकल कंसेप्ट से लिया। तो जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इसका, ऑर्बिटल तो यही होता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट तो यही होता है, इसका ये करेक्ट है। लेकिन जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है उसके लिए गायरो मैग्नेटिक रेशो से मल्टीप्लाई करना होगा विद दिस वैल्यू। तो ये हम ऐसे करते हैं, गायरो मैग्नेटिक रेशो इज़ 2 फॉर इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हमें 2 कैंसिल, तो ये मिल जाता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो ये हमें इलेक्ट्रॉन्स के लिए मिल गया स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। नाउ द मैग्नेटिक एनर्जी या एनर्जी ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग या इंटरेक्शन is given by यहाँ पे जो सर ने नोटेशन यूज़ किया है मैं वही यूज़ कर रही हूँ। म्यू इंटरनल का नाम दिया गया है, सर ने दिया μs.b और माइनस साइन इसका मौजूद होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर हम ये समझना चाहें कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग था क्या, तो ज़ीमन इफेक्ट में हमने देखा था कि एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे जो L वैल्यूज़ करस्पॉन्डिंगली वो स्प्लिट अप हो जाती थी करस्पॉन्डिंग टू देयर ML वैल्यूज़, ठीक है, ये होता था। और स्टर्न एंड गरेला के एक्सपेरिमेंट में हमने ये भी नोटिस कर लिया कि स्पिन स्टेट्स भी स्प्लिट अप होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
तो यहाँ पे जब एक न्यूक्लियस जो कि अनडिस्टर्ब्ड है, जिस पे हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की, उसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस है, ये भी तो मोशन में हैं। तो जब ये मोशन में हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड इनके क्रिएट होने से वही जो मैग्नेटिक फील्ड जो ये खुद इंटरनली क्रिएट करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं इनके मैग्नेटिक मोमेंट्स के साथ, ऑर्बिटल भी और स्पिन भी। और इंट्रैक्शन के नतीजे में ये होता है कि स्प्लिटिंग होती है, इंटरनल स्प्लिटिंग, जिसे इंटरनल जीमन इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है। इसे ही इंटरनल स्प्लिटिंग जो ये स्प्लिटिंग होती है, दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। ये जो एडिशनल एनर्जी मिल जाती है। तो यहाँ पे अब अगर हम वैल्यूज़ पुट करें, म्यू एस हमें ये पता है और बी हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो म्यू दैट विल बी इक्वल्स टू, मैं रिकॉर्डिंग की ही नहीं जब मैं ये कर रही थी, तो ये इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने पुट की हैं। तो पुट करने के बाद ये हम देख सकते हैं कि जी ई स्क्वेयर, जी एज इट इज़, ये ई और ई स्क्वेयर हो गया म्यू नॉट, और ये 8 पाई, ये एम का स्क्वेयर आर क्यूब, और ये जो एस डॉट एल था, क्योंकि कम्यूटेशन रिलेशन कम्यूटेटिव होता है स्केलर प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। तो एस डॉट एल है तो उसे एल डॉट एस भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ तक हमने एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर लिया है। तो अभी हम ये एल डॉट एस की वैल्यूज़ को भी पुट कर सकते हैं। उसके लिए हम इंट्रोड्यूस कराते हैं एक न्यू एंगुलर मोमेंटम पार्ट एक्सप्रेशन को, विच इज़ द टोटल एंगुलर मोमेंटम, दैट इज़ इक्वल्स टू एल प्लस एस सम ऑफ दीज टू टर्म्स। तो फिर एल प्लस एस के इक्वल है। तो अगर हम ये इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, जे डॉट जे, तो ये भी एल प्लस एस डॉट एल प्लस एस, तो ये जे स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेल्फ प्रोडक्ट अगर लें तो एल इंटू एल, एल डॉट एस, जैसे प्रोडक्ट लिया जाता है वैसे लेते हैं, एस डॉट एल और ये एस डॉट एस, ये एल स्क्वेयर हो जाएगा। ये दोनों इक्वल ही हैं, तो ये 2l डॉट एस और ये एस स्क्वेयर। वैल्यू हमने इसकी फाइंड आउट करनी है, तो ये सारे इधर ले आते हैं इसके पास। तो एल डॉट एस की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, जे स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर। जे स्क्वेयर दिस इज़ जे इंटू जे प्लस 1, एच कट स्क्वेयर इनकी आइगन वैल्यूज़ लिख देते हैं, और स्पिन की एस इंटू एस प्लस 1, एच कट स्क्वेयर सब में कॉमन आ जाएगा, और ये बन जाएगा ये। ठीक हो गया। तो अब इस वैल्यू को हम इंसर्ट कर देते हैं इस वैल्यू में, ठीक है। तो जी ई स्क्वेयर म्यू नॉट ओवर 8 पाई एम स्क्वेयर आर क्यूब, और इसकी जगह अब ये इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक, ये हमें एक मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिल चुकी है, जिसमें आप 1-2 चीज़ें और करेंगे तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो ये सारा जो एक्सप्रेशन आ रहा है आर क्यूब के अलावा, ये वाला ये सारा का सारा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इस सारे को ए लेट कर देते हैं, तो ये ए बाय आर क्यूब और ये आगे आ जाएगा। तो एक सिंपलर फॉर्म हो जाएगी, ए बाय आर क्यूब इंटू जे प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1। अच्छा, ये ई एम मीन्स मैग्नेटिक एनर्जी है, तो ये जो सर ने नोटेशन यूज़ की है ये वही है। तो अब अगर हम देखें तो नेक्स्ट ऑन इसकी एवरेज एनर्जी को लिया गया है, एवरेज वैल्यू को लिया गया है। तो म्यू ऑफ दिस एनर्जी इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ दीज टर्म्स। और ये क्योंकि कॉन्स्टेंट्स हैं तो आर क्यूब का 1/r³ का ही एवरेज मेन थिंग होगी, तो ये ए इंटू ये सारी की सारी एज इट इज़ ही आ जाएंगी। ठीक है, इसकी एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन यूज़ किया जाता है, विच इज़, ये फॉर्म हम ऐसे लिखते हैं साई एन एल एम पे ये डिपेंड कर रहा होता है, और ये 1/r³ साई एन एल एम। ठीक है, ये इसकी
एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि एवरेज वैल्यू होती है, और इसका हम यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करेंगे, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू जी अल्फ़ा की होल पावर 4 एम सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन क्यूब एल प्लस 1/2 एंड एल प्लस 1, वेयर अल्फ़ा को हम फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहते हैं, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू ई स्क्वेयर ओवर 4 पाई ई नॉट सी एच कट, ठीक है। और फॉर हाइड्रोजन एटम हम ये जानते हैं कि वह ये 1/137 के इक्वल होता है। ये हाइड्रोजन एटम भी नहीं, ये मतलब सब के लिए, क्योंकि इसमें और तो कोई है ही नहीं जो एटम टू एटम वेरी कर सके, तो ये सब के लिए यही होता है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। इसको अब इंसर्ट करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन थी हमारी, ये इस तरह की एक्सप्रेशन थी। अच्छा, ये ए भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये ए मल्टीप्लाई हो रहा हो उसके समेत ये सारी वैल्यू आती है, ओके। तो ये जे इंटू जे प्लस 1 एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1, और यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है, और ये इसके इक्वल है। ओके, और जबकि जे की वैल्यू है, जे की वैल्यू हमें पता चलती है जैसे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की जाती है, वैसे ही ये एल और एस वैल्यूज़ पता हों। एस तो ऑब्वियसली 1/2 ही है, तो अगर हम फर्मियोन्स को ले रहे हैं तो एल माइनस एस टू एल प्लस एस हम लेते हैं, इस इंटीजर स्टेप में वैल्यूज़ ली जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एल माइनस 1 इज़ 1/2 और ये आता है 5/2 हमें मिलता है, तो इंटीजर स्टेप में ये आगे बढ़ते हैं, मतलब 1/2 प्लस 1 करेंगे विच इज़ 3/2, फिर जो 3/2 रिजल्ट आए उसमें भी प्लस 1 करेंगे तो आता है 5/2। तो तब तक 1 करते रहेंगे जब तक कि अपर लिमिट नहीं मिल जाती। तो ये फॉर एग्जांपल मैं जनरल बता रही थी, तो ये इस तरह से होगा। अब अगर हम L इज़ इक्वल्स टू 1 स्टेट ले लें, फॉर L इज़ इक्वल्स टू 1 स्टेट, अगर लेमन सीरीज़ के बारे में बात करें जिसमें हमने कहा था कि सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी स्प्लिटिंग क्यों होती है, तो उसके लिए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि n इज़ इक्वल्स टू 1 जो है वो ये n इज़ इक्वल्स टू 2 है। तो n इज़ इक्वल्स टू 1 है तो इसके लिए l की वैल्यू 0 होती है। हमें पता है कि l की वैल्यू फॉर गिवन n क्या होती है, 0 1 2 अप टू सो n माइनस 1 तक ये जा रही होती है। तो अगर n 1 है तो 1 माइनस 1 इज़ 0, तो l की a की वैल्यू हो सकती है 0 ही। तो अगर n 2 है तो 2 माइनस 1 तक विच इज़ 1, तो 0 एंड 1 मैक्सिमम 1 तक जा सकती है। तो इसमें 2 वैल्यूज़ p की l की होंगी, दैट इज़ 0 एंड 1, ये s के लिए और ये p के लिए, ओके। और यहाँ पे s, तो इसे हम 2s और इसे 2p कहते हैं, उसे 1s कहते हैं n की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। तो अब s है तो इसका जो l वैल्यू है वो 0 होती है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर j की वैल्यू देखें तो j इज़ इक्वल्स टू l माइनस एस टू l प्लस एस होता है ना, तो l अगर 0 हो जाए तो s की इक्वल आ जाता है सिंपली ये। तो 2s के करस्पॉन्डिंग हम स्टेट को कह देते हैं 2s 1/2, ठीक है। तो ये p के करस्पॉन्डिंग हमने पहले भी शेल मॉडल में भी देखा था कि p है तो p इज़ l इज़ इक्वल्स टू 1, तो इसकी स्टेट्स क्या बनेंगी, 1 प्लस 1/2 j की, 1 माइनस 1/2 2, 1 प्लस 1/2, 1 माइनस 1/2 इज़ 1/2 और ये 3/2। तो यहाँ पे अब इसके केस में हायर वाला ऊपर आता है, जबकि शेल मॉडल में हमने देखा था लोअर वैल्यूज़ ऊपर आती। तो ये इस तरह से स्प्लिटिंग होती है जे वैल्यूज़ की बेस पे। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द न्यूक्लियस बाय द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस बिटवीन द रिलेटिव मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, जो बी फील्ड क्रिएट होती है उसकी वजह से इस तरह की स्प्लिटिंग हो जाती है, ओके। यहाँ पे हमने n इज़ इक्वल्स टू 2 की सिर्फ यहाँ पे स्प्लिटिंग की बात की है। फिर यहाँ पे हम ये n इज़ इक्वल्स टू 1 स्टेट होगी। तो यहाँ पे अगर हम वैसे तो देखें तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि 3 काइंड्स ऑफ लाइंस आनी चाहिए, ठीक है। ये करेक्शन फर्दर, ये जो प्रॉब्लम है फर्दर ऑन काइनेटिक एनर्जी की,
करेक्शन से करेक्ट हो जाती है, जिसमें इन दोनों की एनर्जी जो है ना बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, वो जब करेक्शन डाली जाती है तो इन दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम हो जाती है, तो 2 ही पॉसिबल बनते हैं। और जब 2 पॉसिबल होंगे तो ऐसे n इज इक्वल टू 1 में एक ही है ना, तो यहाँ पे नहीं मसला, यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है। और अगर 2 में स्प्लिट हो रहे हैं 2 ही लाइंस मिलेंगी, एक ये लाइन मिलेगी और एक ये लाइन मिलेगी। लेकिन यहाँ पे 3 आते हैं, लेकिन आगे हम काइनेटिक एनर्जी करेक्शन जब करेंगे वो भी 2 बन जाएंगे। तो सर ने जो मेंशन किए हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 उन्होंने लिखा है, 2p लिखा है, एंड 2p 3/2 एंड 2p 1/2। आप सब लेक्चर्स को ज़रूर देखें, मेरा यहाँ पे मकसद है कि आपको मैथमेटिक्स उसकी समझ आ जाए, और आप लेक्चर को देख सकते हैं। So for hydrogen atom when Z is equals to 1 we have alpha is equals to 137 that I told earlier। तो n is equals to अगर 2 है तो उसमें J की वैल्यूज़ 2 पॉसिबल होती हैं 3/2 कि काइनेटिक एनर्जी की करेक्शन के बाद हमें पता चलता है कि जो स्प्लिटिंग होती है वो J वैल्यू की बेस पे होती है। इन दोनों की J वैल्यू सेम है ना, तो इसलिए ये दोनों सेम एनर्जी पे होंगे। इसकी डिफरेंट है तो ये डिफरेंट एनर्जी रखता होगा देन दीज वंस। तो ये सेम J वैल्यू मीन्स सेम एनर्जी, ये आगे हमें बेहतर तरीके से पता चल जाता है। यहाँ पे इनकी L वैल्यूज़ डिफरेंट है ना, इसकी L इज इक्वल टू 0 थी, ये P स्टेट में है, और ये L इज इक्वल टू 1 है, ये L इज इक्वल टू 1 है। तो दैट डजंट मैटर इन जब हम वो वाली करेक्शन करते हैं हमें पता चलता है कि J वैल्यू की बेस पे एनर्जी का फैसला होता है। तो ये यहाँ तक हमने कर ली। और यहाँ पे ये जो हमें वैल्यूज़ पुट ऑन करने के बाद ये जो म्यू की वैल्यू पता चलती है दैट इज़ 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही हमने स्टार्ट में देखा था कि इसी तरह की फाइन स्प्लिटिंग होती है। और तो इस करेक्शन ने जो एक सिंगल p वैल्यू थी, सिंगल p की लाइन थी, उसको स्प्लिट अप कर दिया इंटू 2 p वैल्यूज़, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, या 2 J की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ में हमें सेपरेशन या फिर स्प्लिटिंग मिल जाती है। और करेक्शन में ये फैक्टर है जो कि एज मल्टीपल यहाँ पे आ रहा है, ये ऑर्डर सर ने कोई यहाँ पे बात की है। तो इस तरह से हमारे पास जो स्पिन ऑर्बिट करेक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। और ये जो 2 कंपोनेंट्स बनते हैं L+1/2 और L-1/2, और ये जो इन दोनों के दरमियान की स्प्लिटिंग का जो ये सेपरेशन है, सेपरेशन इन एनर्जी, दैट इज़ इक्वल्स टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय L+1/2। तो ये जो वैल्यू है ये अगर हम लिखें मल्टीप्लाई बाय L+1/2, तो ये और ये कैंसिल, तो ये जो स्प्लिटिंग है उसकी सेपरेशन इसके इक्वल हमें मिल जाएगी। ओके, ये पावर में 4 है और इस तरह से। काइनेटिक नेक्स्ट जो है वो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन होगी, जो कि बहुत स्मॉल टॉपिक है एज़ कम्पेयर टू दिस वन।